अब हमारा अगला जो चैप्टर है वो चैप्टर है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक संरचना और जलवायु। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना और जलवायु जो है वो अगला हमारा साहब आपका चैप्टर है। अब इस चैप्टर पर हमें समझना है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमें जो है एक बात, थोड़ा सा 1 मिनट का समय दें। मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश का जो हमारा मैप है, इस मैप को हमें थोड़ा सा ज़रा समझना पड़ेगा। अगर हम इसको समझ गए मैप को, तो अधिकांश बातें हम यहाँ से निष्कर्ष के तौर पर साहब आपका निकाल करके ले आएंगे। बस 1 मिनट का मुझे थोड़ा सा समय दे दें, मैं एक बढ़िया करके धमाकेदार तरीके का मैप जो है तुम्हारे लिए मैं ढूंढ करके लाता हूँ। अभी इसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है गूगल बाबा के पास। ठीक है साहब, अब गूगल बाबा के पास मैं जा रहा हूँ, तो ये वाला मैप मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, देख लेते हैं ये क्या कहता है। ये जो मैप है, ये मैप हमारे कुछ चमकेगा भी या नहीं चमकेगा, अभी देखते हैं। देखो अभी देख लेते हैं इसकी पोजीशन क्या आ रही है। इसकी पोजीशन बेकार आ रही है, भद्दी आ रही है, तो इसे हम डिलीट करेंगे तुरंत। हम दूसरा लेंगे कोई मैप। हाँ हाँ, ये करना पड़ेगा भैया, ये तो भागा दौड़ी में कमी मत रखो, बाकी तो सारा नसीब है। बाकी तो नसीब है बेटा, भागा दौड़ी में हमारी और तुम्हारी कमी नहीं होनी चाहिए। ये थोड़ी सी हमारी हमारी गलती हो गई, हल्की सी गलती। क्या होगी, हमने पहले कहा था कि जरा मैप लगा देना, हमारे भाई साहब लगाना भूल गए जरा। कोई बात नहीं, आगे SD डाल दूँ, लो SD डाल देंगे यहाँ हम। ठीक है बेटा, इतने पानी उनी पी लो तुम, कभी फिर कहो कुमार साहब पानी भी ना पीन दिया हमें। तो HD कहाँ से सर्च होगा अभी वो। अब आगा, ये सही है। ये आगा, ये तो मैं सीख गया है ना, तभी गड़बड़ हो जाती मामला। हाँ ये सही है। चलिए साहब, फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है, काम चल जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, बोर तो ना हुए तुम? हाँ भाई, बोर तो ना हुआ, कोई सा बोर ना हुआ। चलो साहब, काम हमारा चल जाएगा। भाई दिखाई दे रहा है तो जरा बता देना, थोड़ा सा हल्का था, हल्का सा एक अंगूठा सा भेज दो, वो थंबनेल, वो अंगूठा सिग्नेचर जो होता है कि हाँ साहब दिखाई दे रहा है, थम्स अप भेज दो। वैसे दिखाई दे रहा होगा, काम चल जाएगा हमारा इतने से ही। अब हमारा जो अगला चैप्टर था, वो चैप्टर था साहब उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन एवं जलवायु हमारा नया चैप्टर है। तो जलवायु पर भी हम पूछेंगे। उससे पहले मैं जरा आपको थोड़ा सा, आज की क्लास में कोई टाइम फिक्स नहीं है, जो जागता रहेगा। हाँ हाँ, तो जागना है, टेंशन ना लो, मैं भी जागता रहूंगा। अब सबसे पहले देखते हैं उत्तर प्रदेश का नक्शा। तो उत्तर प्रदेश का नक्शा हमें कुछ जानकारी देगा। वो हमें क्या क्या जानकारी देगा, जरा उन जानकारियों को मैं आपके सामने लेकर के आता हूँ, फिर हम थोड़ा सा और उस पर भी डीप जाकर के चर्चा करेंगे बेटा। देखिए साहब, उत्तर प्रदेश की अगर जानकारी ली जाए तो इसका जो आकार है, इसका जो आकार है वो आकार लगभग आयताकार है। इसका जो आकार है वो लगभग कैसा साहब, आयताकार है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, आयताकार इसका लगभग आकार है। अगर ये थोड़ा सा और देखा जाए तो इसकी उत्तर से लेकर के दक्षिण तक अगर लंबाई देखी जाए, तो उत्तर से दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है वो सबको पता होनी चाहिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है साहब आपकी 240 किलोमीटर। कितनी होगी साहब, 240 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई होगी 240 किलोमीटर। और अगर पूरब से पश्चिम तक की लंबाई देखी जाए, तो पूरब से पश्चिम तक की अगर लंबाई देखी जाए तो वो है बेटा 650 किलोमीटर। कितनी होगी बेटा, 650 किलोमीटर जो होगी इसकी लंबाई हो गई 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक लंबाई सबको पता होनी चाहिए, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 240, और दक्षिण से पश्चिम पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी आ गई, 650 किलोमीटर इसकी लंबाई आ गई। एक और सवाल बनेगा कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से अपनी सीमा बनाता है। तो एक राज्य यहां पर है साहब आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड के साथ इसकी सीमा बनती है। दूसरा यहां पर एक देश भी है, देश का नाम भी जरूर ध्यान रखेंगे, देश का नाम क्या आ गया, नेपाल। नेपाल से थोड़ा सा इधर की तरफ आएंगे तो एक राज्य आ गया बेटा बिहार। बिहार से थोड़ा सा यहां पर गए तो इसका नाम है बेटा झारखंड। क्या नाम आ गया साहब, झारखंड। झारखंड से इधर गए तो यहां पर आ गया बेटा छत्तीसगढ़। क्या आ गया साहब आपका, ये छत्तीसगढ़ थोड़ा सा नीचे की ओर है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लूं, अपना ऊपर ले लेते हैं,
फिर ले आएंगे हम वापस यहीं। ये आ गया साहब यहाँ पर है छत्तीसगढ़। ये क्या आ गया साहब छत्तीसगढ़। इधर अगर हम गए तो इधर आ गया साहब आपका मध्य प्रदेश। ये आ गया साहब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से इधर की तरफ हम घूमेंगे, ये पूरा यहाँ तक मध्य प्रदेश है। ये आ गया साहब आपका राजस्थान। ये आ गया राजस्थान। राजस्थान से ऊपर गए तो साहब आपका आ गया हरियाणा। ये आ गया हरियाणा। और हरियाणा से एक यूटी भी है, यूटी का नाम क्या है साहब आपका दिल्ली है। तो इस प्रकार आप अपने नक्शे में अगर हम देखें आप पूरी कहानी को, तो पूरी कहानी को अगर हमने देखा तो हमने देखने पर हमें एक और बात पता चली कि यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा जो है वो हिमाचल प्रदेश का भी है। थोड़ा सा हिस्सा किसका साहब, हिमाचल प्रदेश का। तो निष्कर्ष के तौर पर मैं आपसे कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले जो राज्यों की संख्या आ गई, एक आ गया हिमाचल, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा आ गया बिहार, चौथा झारखंड, पांचवा छत्तीसगढ़, छठा हो गया मध्य प्रदेश, सातवां राजस्थान और आठवां क्या आ गया साहब आपका हरियाणा। आठवां क्या आ गया हरियाणा। एक पेज ऐड कर लेता हूं, उस पेज से आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ये आ गया साहब आपका पश्चिम, ये आ गई साहब आपकी पूरब। तो अभी तक हमने देखा था इसकी लंबाई कितनी थी 650 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई अभी आपको बताई गई थी, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई थी बेटा 240 किलोमीटर। और स्पर्श करने वाले अगर राज्य देखे जाए तो स्पर्श राज्य जो है बेटा, उन राज्यों की संख्या टोटल कितनी आई थी साहब, 8 तो साहब आपके राज्य आ गए और एक क्या आ गया था साहब आपका यूटी था। 8 राज्य थे और एक क्या था बेटा यूटी था। इनके जरा नाम भी देख लो, नाम जरा इनके देख लो बेटा। तो इसको राज्य जो स्पर्श कर रहे थे, एक का नाम था हिमाचल प्रदेश, दूसरे का नाम था साहब आपका, दूसरे का नाम उत्तराखंड था, तीसरे का नाम क्या था बेटा, तीसरे का नाम बिहार था, चौथे वाले का नाम साहब आपका झारखंड था, पांचवे वाले का नाम छत्तीसगढ़ था, छठे वाले का नाम मध्य प्रदेश था, सातवें का नाम राजस्थान था और आठवें का नाम क्या था बेटा हरियाणा था। शॉर्टकट में लिखा मैंने, सबको पता है इनके नाम क्या थे, ये सब आपको पता होने चाहिए। अब यहां से कुछ और सवाल निकलते हैं। वो सवाल क्या निकलेंगे, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो सबसे कम सीमा, अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो सबसे कम सीमा किसकी है साहब आपकी, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश की है। और अगर सर्वाधिक सीमा की बात की जाए तो सर्वाधिक जो स्पर्श करता है उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक स्पर्श जो करता है या सर्वाधिक सीमा, जब हमने उसको सीमा लिखा है तो इसको भी सीमा लिख देते हैं। सर्वाधिक सीमा किसके साथ आ गई साहब, ये आ गई साहब आपकी इसे हिमाचल प्रदेश सॉरी मध्य प्रदेश के साथ, सर्वाधिक सीमा साहब इसके साथ है। अगर उत्तर प्रदेश के जिलों की बात की जाए तो इस मध्य प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं वो 11 जिले उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। कितने जिले बेटा, 11। सर्वाधिक 11 जिले इसे स्पर्श करते हैं, ये साहब आपके सर्वाधिक भी हैं। सर्वाधिक 11 जिले इसे स्पर्श करते हैं। और सबसे कम कौन करता है साहब आपका, हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को कौन सा करता है साहब आपका, सहारनपुर करता है। सबसे कम जो है सहारनपुर जिला इसको साहब आपका स्पर्श करता है। ये सवाल आ चुका है कि सबसे ज्यादा सीमा कौन सा बनाता है साहब आपका, मध्य प्रदेश। कितने जिले इसे स्पर्श कर रहे हैं बेटा, 11। अच्छा, एक और देश था, देश का नाम सबको पता है, उस देश का नाम क्या था बेटा, नेपाल था। क्या था साहब, नेपाल भी उत्तर प्रदेश को क्या करता है साहब आपका, स्पर्श करता है। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। अब नक्शे पर अभी हम वापस आएंगे। नक्शे पर वापस आने से पहले मैं आपको और थोड़ी सी एक छोटी सी जानकारी और जरूर दूंगा। वो छोटी सी जानकारी ये है कि साहब उत्तर प्रदेश का अगर अक्षांश से विस्तार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश अक्षांश से विस्तार अगर इसका देखा जाए बेटा, तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांश से विस्तार है, वो अक्षांश से विस्तार को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर प्रदेश बेटा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और उत्तर प्रदेश का जो अक्षांश विस्तार आ गया, वो उत्तर प्रदेश का अक्षांश विस्तार कितना है, उत्तर प्रदेश का अक्षांश विस्तार 2352 से, ऐसे करके याद करेंगे, 2352 से 3024, एकदम याद हो जाएगा। सबसे निचला बिंदु जो आ गया 23 डिग्री 52 मिनट से, 23 डिग्री 52 मिनट से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ जरूर लिखेंगे। नॉर्थ का मतलब क्या है साहब आपका, उत्तरी अक्षांश है 30-24 तक। अगर इसका कुल विस्तार आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो इसमें से कुल विस्तार निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा बेटा 6 डिग्री 32 मिनट। 6 डिग्री 32 मिनट क्या है साहब, उत्तर प्रदेश का कुल विस्तार है। निकालने का बड़ा अच्छा तरीका है कि ऊपर वाले में से नीचे वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो कुल विस्तार साहब आपका यहां पर समझ में आ जाएगा। अब उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार और देख लेते हैं बेटा।
अगर उत्तर प्रदेश का देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो देशांतरीय विस्तार को समझने से पहले आप सबको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश देशांतर की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में होगा बेटा, ये होगा साहब आपका पूर्वी गोलार्ध में। कहां पर होगा बेटा, पूर्वी गोलार्ध में साहब आपका ये होगा। तो देशांतरीय विस्तार कहां से शुरू होता है, इसका देशांतरीय विस्तार होगा बेटा 77 डिग्री 77 डिग्री 77 डिग्री 5 मिनट से 77 डिग्री 5 मिनट से 84 डिग्री, सॉरी कितना हो गया साहब आपका 84 डिग्री 38 मिनट, 84 डिग्री 38 मिनट तक साहब आपका ये फैला हुआ है। ये हो गया साहब यहां से 84 डिग्री 38 मिनट तक साहब आपका ये फैला हुआ है। अगर इसका विस्तार निकाला जाए, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यह आएगा 7 डिग्री 33 मिनट जो है उत्तर प्रदेश का कुल साहब आपका देशांतरीय विस्तार है। तो ये हमने देख लिया कि उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है और साथ के साथ साहब इसका देशांतरीय विस्तार कितना है। इस तरीके का सवाल आपको पेपर में हमेशा देखने को मिलेगा। अब हम वापस पहुंचते हैं अपने नक्शे में। हमने नक्शे में देख लिया कि उत्तर प्रदेश को कौन कौन से जिले साहब आपके स्पर्श कर रहे थे। इसके अलावा अब हमें कुछ और बातें यहां से समझनी है। अगर उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला देखा जाए बेटा, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला देखा जाए तो यहाँ पर जो सबसे पूर्वी जिला है बेटा, ये सबसे पूर्वी जिला है जिसका नाम है बलिया। बलिया क्या है साहब, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। सवाल आ जाए कि सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो सबसे पूर्वी जिला हो गया बेटा बलिया। सबसे अगर पश्चिम जिले की बात की जाए तो सबसे पश्चिम जिला जो है उसका नाम है बेटा शामली। क्या नाम है साहब, शामली। यहां पर बना हुआ है शामली, तो ये हो गया साहब आपका शामली जिला सबसे पश्चिम का जिला हो गया। सबसे पश्चिमी जिला कौन सा आ गया साहब आपका, शामली। ये पेपर में आने वाले सवाल हैं बेटा, बता रहा हूं। पश्चिमी जिला सबसे उत्तर का कौन सा हो गया बेटा, सहारनपुर। सबसे उत्तर का जिला कौन सा हो गया, सहारनपुर। और सबसे अगर दक्षिण का पूछ ले तो दक्षिण का कौन सा आ गया बेटा, सोनभद्र सबसे दक्षिण का जिला है। सबसे दक्षिण का जिला कौन सा आ गया साहब आपका, सोनभद्र आ गया। सबसे दक्षिण का जिला सोनभद्र है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट साहब आपका ये फैक्ट है। इस फैक्ट को भी अगर हम यहाँ पर बना दें तो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। सबसे उत्तर का जिला जो हो गया इसका नाम क्या हो गया बेटा, सहारनपुर। सबसे दक्षिण का क्या आ गया साहब आपका, सोनभद्र आ गया। सबसे अगर पूरब का देख लो तो पूरब का हो गया बलिया। और सबसे पश्चिम का बताओ जरा, पश्चिम का क्या हो गया बेटा, शामली आ गया सबसे पश्चिम का। ठीक है बेटा, सबसे पश्चिम का कौन सा आ गया, शामली। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़े बेटा तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक और आगे बढ़ने से पहले बेटा जरा हम एक बात और समझ लेंगे। वो क्या समझना है साहब, वो ये समझना है कि उत्तर प्रदेश एक जिले को और स्पर्श कर, उत्तर प्रदेश एक देश को और स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश क्या करता है बेटा, एक देश को और स्पर्श करता है। वो जो देश है उस देश के बारे में जरा थोड़ा सा और समझना है। वो देश के बारे में क्या करना है साहब, हमें और समझना है। क्या है साहब, 1 मिनट का समय दे बस। उत्तर प्रदेश के बारे में, एक देश के बारे में और समझना है जिसका नाम क्या है बेटा, नेपाल है। अब नेपाल के बारे में हमें क्या पढ़ना है, वो ये पढ़ना है साहब कि ये जो नेपाल है, इस नेपाल को उत्तर प्रदेश के कितने जिले क्या करते हैं साहब, इसे स्पर्श करते हैं। ये भी कई बार साहब आपका पेपर में सवाल आ चुका है। कई बार पेपर में सवाल आ चुका है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल को स्पर्श करते हैं। तो ये जो देश है नेपाल है, नेपाल के साथ पहले जो सीमा बन रही है, इस सीमा को मैं जरा अपने इस पेन से ड्रॉ कर देता हूं, जिससे आप आसानी से समझ सकें कि नेपाल को कौन कौन से जिले साहब आपके स्पर्श कर रहे हैं। बड़े सिंपल है। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा की लंबाई 724 किलोमीटर है। 724 किलोमीटर नेपाल के साथ सीमा है। इस सीमा का कोई भी नाम नहीं है, सीमा का नाम कुछ भी नहीं है बेटा, बस ओपन सीमा है। काली नदी को नेपाल और सीमा के बीच में सीमा विभाजक माना गया। अब कौन कौन से जिले स्पर्श कर रहे हैं, ये जो जिला है बेटा, इनके नाम भी मैं जब लिखता चलूं, आप जब देखो तो थोड़ा मजा ही आ जाए। इसका नाम है पीलीभीत। पीलीभीत के बाद ये आ गया साहब आपका लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला भी जो है वो लखीमपुर खीरी है। लखीमपुर खीरी के बाद अगला जो जिला आया बेटा, इसका नाम है बहराइच। क्या नाम है, बहराइच इसका नाम हो गया। बहराइच के बाद अगला जो आ गया श्रावस्ती, जिसे आप लोग बस्ती के नाम से जानते हैं। ठीक है साहब। फिर आ गया साहब आपका बलरामपुर। फिर क्या आ गया नाम इसका, बलरामपुर आ गया। बलरामपुर के बाद आ गया सिद्धार्थनगर। क्या आ गया बेटा, सिद्धार्थनगर। इसको भी मैं मिटा देता हूं इसको यहाँ पे लिख देते हैं। 724 किलोमीटर क्या है साहब, सीमा की लंबाई है जी, नहीं ये 724 सीमा की लंबाई। सीमा की जो लंबाई है वो ये है। अब देखो,
अगला देखो, अगला क्या आ गया, सिद्धार्थ नगर, इसका नाम क्या आ गया, सिद्धार्थ नगर, सिद्धार्थ नगर। अगला क्या आ गया, महाराजगंज, अगला क्या जिला आ गया बेटा, महाराजगंज, महाराजगंज है, गंज क्या है साहब, महाराजगंज। अगला जिला आ गया महाराजगंज। अब इनके सबके नाम आप समझ गए होंगे। तो कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं साहब आपके, 7 जिले इसे स्पर्श कर रहे हैं, कोई रह तो नहीं गया। पहला पीलीभीत, दूसरा लखीमपुर खीरी, तीसरा बहराइच, चौथा श्रावस्ती, पांचवा बलरामपुर, छठा सिद्धार्थनगर, सातवां क्या आ गया साहब आपका, सातवां आ गया महाराजगंज। 8 नहीं करते बेटा, इसे 7 करते हैं। देखो बेटा, देखो कहीं कहीं पर वैसे इसकी जो लंबाई है वो 724 ही है, मगर कुछ विवादित क्षेत्र देखो हर जगह रहते हैं, तो हो सकता है आपको 579 मिल जाए, तो मैं इसको भी लिख देता हूं। कभी आप भाई बाद में प्रश्न खड़ा करो कि इसकी लंबाई ये है, इसकी लंबाई ये है। वैसे मेरे अनुसार तो 724 है, मगर आप किताबी दुनिया से देखोगे तो ये भी इसकी लंबाई हो सकती है। एक और सवाल हम इस नक्शे से सोल्व करेंगे। वो क्या सवाल सोल्व करेंगे, ये जो जिला है सोनभद्र, इस सोनभद्र की सीमा को और ज्यादा ड्रॉ करना अनिवार्य है। वो क्या है साहब, सोनभद्र की सीमा को हम क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन है। एक तो साहब ये सीमा बना रहा है किसके साथ साहब, आपका बिहार के साथ। यहाँ पर किसके साथ बना रहा है बेटा, झारखंड के साथ। और यहाँ पर कौन सा है, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर कौन सा आ गया, एमपी। तो ये जो सोनभद्र है ये सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करता है। तो सोनभद्र कितने राज्यों को स्पर्श कर रहा है साहब आपका, सोनभद्र कर रहा है साहब आपका 4 राज्यों को स्पर्श कर रहा है। एक का नाम क्या आ गया बेटा, बिहार। दूसरे का नाम क्या आ गया बेटा, दूसरे का नाम आ गया छत्तीसगढ़। तीसरे वाले का नाम आ गया बेटा झारखंड। तीसरे वाले का नाम क्या आ गया बेटा, झारखंड। चौथे वाले का नाम क्या आ गया बेटा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को भी साहब आपका स्पर्श करता है। अब यहाँ पर हिमाचल, वो सोनभद्र है, वो अलग है, सहारनपुर। अच्छा, उसको भी देखेंगे। अच्छा, एक और बात यहाँ पर समझनी है, एक और मुझे ड्रा करना पड़ेगा, एक और को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये आ गया साहब आपका ललितपुर जिला। ललितपुर जिले की एक विशेषता है, ये जो ललितपुर जिला है, यहाँ पर भी एमपी है, यहाँ पर भी एमपी है, और यहाँ पर भी एमपी है। ललितपुर जिला तीन ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। नेपाल ये किससे घिरा हुआ है साहब आपका, 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ बेटा, 3 ओर से बेटा ये मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा कौन सा हो गया जिला साहब, इसका नाम हो गया ललितपुर। क्या नाम है बेटा, ललितपुर जिला जो है 3 ओर से किससे घिरा है साहब, मध्य प्रदेश से। 3 ओर में इसमें मध्य प्रदेश है, सभी लोग ध्यान रखेंगे। ऐसी एक भारत का राज्य भी है, उस भारत के राज्य का नाम सबको पता है ना बेटा, उस राज्य का नाम क्या है, त्रिपुरा है। क्या नाम है साहब, त्रिपुरा। वो भी 3 ओर से साहब आपका बंगाल से, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये जो केंद्र शासित प्रदेश है, इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है साहब आपका दिल्ली। क्या नाम है साहब, दिल्ली। दिल्ली आपको दिखाई न दे तो मैं इसे रंग भी कर देता हूँ, यह है साहब आपका दिल्ली। दिल्ली को जो स्पर्श कर रहे हैं, एक करता है गौतम बुद्ध नगर, एक करता है गाजियाबाद। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद दिल्ली को क्या करते हैं बेटा, स्पर्श करते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को भी साहब आपका स्पर्श कर रहे हैं। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो मैं समझता हूँ इस नक्शे से, ये जो मैप है, इस मैप से हम इतनी बातें समझ चुके हैं, और इतनी बात बड़ी ही क्या है साहब आपकी इंपोर्टेंट है। अच्छा, और जब मैप का जिक्र छिड़ी गया तो एक बार और ले लेते हैं मैप, कौन सा हमारे पैसे जा रहे हैं। पैसे तो जिसके जा रहे थे उसने बना ही दिया ये मैप। हम देखो थोड़ी सी कहानी और सुन लेते हैं, एक बार और ले लेते हैं इसे। एक बार और लेंगे ना तो वो थोड़ी सी बातें मैं और बता सकता हूँ आपको इस मैप से। मैप का ज्ञान जिस बच्चे को है ना, समझ लो वो तो भाई साहब कलाकार ही बन गया, कलाकार ही बनना है। देखो हमें कहानी क्या है। अब देखो बेटा, अगर इसे देखा जाए उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश की जरा भौगोलिक स्थिति और मैं आपको समझा दूं, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जस्ट उत्तर में, ये जो उत्तर आ गया साहब आपका, ये जो उत्तर दिशा आ गई, इस उत्तर में जो ये पर्वत श्रृंखला है, ये जो पर्वत श्रृंखला है बेटा, इसका नाम है शिवालिक। क्या नाम है साहब, शिवालिक इसके उत्तर में है। ध्यान रखेंगे, शिवालिक आ गई इसके उत्तर में, ठीक है साहब। अब यहाँ पर अगर बात की जाए इसके पश्चिम में, तो ये जो पश्चिम है, इस पश्चिम में एक नदी है, पश्चिमी सीमा जो बनाती है वो है साहब आपकी केन नदी। और यहाँ थोड़ा सा आप इसको क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर इसको कह सकते हैं। तो पूर्वोत्तर में जो बिहार आ गया, बिहार के साथ जो सीमा बनाती है, बिहार को और उत्तर प्रदेश को जो अलग करती है, उत्तर प्रदेश को जो अलग करती है बेटा, इसका नाम है कर्मनासा नदी। क्या नाम है साहब, कर्मनासा नदी। एक कर्मनासा नदी इसको अलग करती है, ठीक है साहब। अगर इधर की बात की जाए तो इधर से जो सीमा बनाती है, यहाँ बनाती यमुना नदी। क्या नाम है साहब, यमुना नदी। पश्चिम में इसके यमुना नदी है, यहाँ पर आपको सबको पता है।
दिल्ली होकर के लगभग ये मुजफ्फरनगर सहारनपुर होते हुए यहाँ पर बहती है। और दक्षिण की अगर बात की जाए तो दक्षिण में यहाँ पर है साहब आपकी विंध्याचल। क्या नाम है साहब? विंध्याचल यहाँ पर है। और विंध्याचल के साथ साथ यहाँ पर जो दूसरी है साहब, इसका नाम है कैमूर की पहाड़ी। क्या नाम है साहब? कैमूर की पहाड़ी। तो दक्षिण में जो हो गई विंध्याचल और कैमूर हो गई, दक्षिण में विंध्याचल कैमूर आ गई, उत्तर में शिवालिक आ गई, पश्चिम में साहब यमुना आ गई, और इधर केन। केन देखो बिल्कुल इधर नहीं है, थोड़ा सा अंदर की ओर को बहेगी। अब नक्शे में थोड़ा सा समझाने के लिए, और देखो कभी फिर आप बाद में विवाद करो, तो इसको थोड़ा सा अंदर से है, ये ऐसे नहीं है कि बिल्कुल सीमा पर ही है। और ये कर्मनाशा नदी आ गई, बिल्कुल इसके बॉर्डर पर साहब आपकी ये नदी आ चुकी है, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर गंडक नदी भी, यहाँ की इसके आसपास ही गंडक नदी भी है। कई नदियां हैं, देखो एक नदी नहीं है, नदियां उत्तर प्रदेश और भारत तो नदियों का ही शहर, नदियों के ही देश है साहब। यहाँ पर गंडक नदी भी आती है, इसका जिक्र भी कहीं ना कहीं पक्का आ जाता है। गंडक नदी आ गई और ये कर्मनाशा नदी आ गई, ये सब इसकी आसपास की साहब आपकी नदियां हैं जो सीमा बनाती हैं। ठीक है बेटा, चलिए साहब अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने सवालों को ले लेते हैं। अब सवाल हमारे बहुत ही आसानी से सारे के सारे अपने आप सोल्व होते रहेंगे। देखो बहुत आसान कर दिया मैंने, एक बात चीजों को पढ़ लेते तो आसान हो जाता। तो उत्तर प्रदेश की लंबाई और चौड़ाई कितनी हो गई? 650 से 240 किलोमीटर। 650 से कितनी आ गई साहब? 250 किलोमीटर। सर गंगा की लंबाई, अभी गंगा और यमुना भी आएंगे, जब नदियों पे पहुंचेंगे ना तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो बस केवल इतना लगाओ, 650 से 240 किलोमीटर आ गई। अच्छा 240 किलोमीटर क्षेत्रफल में कितना है साहब आपका? ये है साहब आपका 6.33 किलोमीटर, 7.33% है। अच्छा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल सबको पता है, यूपी का क्षेत्रफल बताओ 240 928, 240 928, 240 928 किलोमीटर क्या है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। 240 928 किलोमीटर क्या है बेटा? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना हो गया? 240 928 किलोमीटर। और क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है साहब? ये जो क्षेत्रफल है ना, ये क्वेश्चन वास्तव में ये नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चन होना चाहिए भारत का। हाँ भारत के क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल नहीं, उत्तर प्रदेश होगा यहाँ पर। हाँ यहाँ पर होगा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का। हाँ आप सही है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो ये होगा 7.33%। ठीक है, और ये हो गया साहब 240। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर क्या आ गया? महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद क्या आ गया बेटा? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है साहब? चौथा स्थान है, 4th पोजीशन है उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल कितना आ गया? 240 928 किलोमीटर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है साहब? अगला सवाल है उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला? अभी आपको बताया था क्या आगे साहब आपकी? शिवालिक आ गई। दक्षिण में विंध्याचल होगी। आगे बढ़ो, अगला क्या है? उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो कैमूर आ गई और विंध्याचल दोनों है। वैसे राइट आंसर आप मानो तो सटीक विंध्याचल हो गई, क्योंकि विंध्याचल का ये हिस्सा है। असल में ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इसे मुख्य तौर पर 4 पर्वत श्रृंखलाओं में बांटा गया है। अब मैं पूरा पढ़ा दूंगा आपको। मैं समस्या ही होती है कि जो जीएस का टीचर होता है ना, या मैथ का किसी भी सब्जेक्ट का टीचर होगा, उसके सामने कोई नई से ऐसी बात आ जाए तो उससे रुका नहीं जाता। तो ये 4 भागों में बटी हुई है। एक का नाम है विंध्याचल, दूसरे का नाम है कैमूर, दूसरे का नाम क्या है साहब? कैमूर, तीसरे का नाम हो गया भांडेर। क्या? भांडेर, कैमूर, विंध्याचल, और एक और आगे साहब आपकी पारसनाथ। ठीक है साहब, ये आगे पारसनाथ। ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की 4 अलग अलग चोटियां मानी जाती हैं। तो इसको ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फिर ज्योग्राफी में क्या पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, तो इसलिए मैं इसे मिटा ही देता हूँ, ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा बढ़िया करके। तो ये आगे इसका आंसर समझ में आ गया ना, विंध्याचल है। अगर विंध्याचल और ए बी और सी होता तो इसका आंसर फिर हम क्या मारते? बी और सी। मगर सटीक क्या होगा? विंध्याचल ही होगा। आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पहुंचो बेटा। अगला सवाल क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण किस काल में हुआ था? कैम्बियन युग में हुआ था। कैम्बियन युग में। अरावली कब बनी है? प्री कैम्बियन में। अरावली कब बनी बेटा? प्री कैम्बियन में। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी साहब आपकी? अरावली है, जो प्री कैम्बियन युग में बनी है। और विंध्याचल का निर्माण कब हुआ? कैम्बियन युग में। बहुत अच्छा सवाल है ये। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस फसल की बड़े पैमाने पर खेती जाती? अच्छा, मैदान जो होता है, पहला जो मैदान होता है इसे कहते हैं भाबर। भाबर के बाद क्या बनता है बेटा? तराई। भाबर के बाद क्या बनेगा बेटा? तराई। तराई के बाद क्या बनेगा बेटा बताओ? तराई के बाद बनेगा
पड़ेगा जलोढ़। जलोढ़ कितने भागों में बनेंगे साहब? 2 भागों में। एक बनेगा बांगड़, दूसरा क्या बनेगा? खादर। इसके बाद क्या बनेगा साहब आपका? डेल्टा। इसके बाद बनेंगे डेल्टा। तो ये बनाएगा 4 प्रकार के मैदान। खादर क्या है? नया है। और ये क्या है साहब आपका? पुराना मैदान है। ये है नया और ये है साहब पुराना मैदान। तो तराई के मैदान में किसकी खेती ज्यादा होती? धान की और गन्ने की। 1 और 4 कहाँ गया? ये अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। तो अगर सवाल आ जाए तराई के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किसकी खेती होती है बेटा? बड़े पैमाने पर जो खेती होती है वो होती है साहब आपकी धान और गन्ने की। समझ में आई कहानी? आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पूछो। अगला है बीहड़ का निर्माण। बीहड़ का निर्माण किन नदियों के किनारे होता है? अच्छा सवाल है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। बीहड़ का निर्माण किन नदियों के किनारे होता है? यमुना और चंबल। 3 और 4 कहाँ है ऑप्शन? ये रहा 3 और 4। अच्छा, चंबल का ध्यान रखना, चंबल यमुना की सहायक नदी है जो इटावा में जाकर के यमुना में मिलती है। इटावा में कहाँ पर मिलती है बेटा? यमुना में मिलती है। इटावा में जाकर के यमुना में मिलती है। नाम क्या है साहब इसका? चंबल नदी। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है चंबल। अच्छा, चंबल भारत का उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क है। और इसी दुधवा के मध्य से कौन बहती है साहब? आपकी चंबल नदी। ध्यान रखेंगे, चंबल नदी के इर्द गिर्द ही दुधवा नेशनल पार्क का निर्माण किया गया है। अच्छा, कब बनाया? कोई कमेंट करके बताओ। उत्तर प्रदेश का नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क कब घोषित किया गया है? नेशनल पार्क बताइए कमेंट करके। नहीं तो आगे एक सवाल भी है, उत्तर प्रदेश का किस जिला अवनालिका अपरदन के से सबसे ज्यादा प्रभावित है? तो नाम क्या होगा इसका? इटावा। इटावा। असल में चंबल नदी क्या करती है? बड़े पैमाने पर भूमि को काट देती है, मिट्टी को काट करके नालियों का निर्माण करती है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये एक नदी हो गई, तो नदी कई शाखाओं में साहब आपकी इस प्रकार से बढ़ गई। अब ये भी कई शाखाओं में इस प्रकार से साहब आपकी बढ़ गई, तो कई शाखाओं में इस प्रकार से बढ़ने के कारण से मिट्टी को काटती है। नहीं, अब नालिका अपरदन कहा जाता है। मिट्टी को काटना अब नालिका अपवर्धन कहलाता है। इटावा में सबसे ज्यादा जो है इटावा इससे ग्रसित है। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या? अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का अधिकतम तापमान कितना है? ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का अधिकतम तापमान कितना है? तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश का जो अधिकतम तापमान होता है बेटा, वो 36 से 39 होता है। कितना होता है? 36 से 39। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का दैनिक तापांतर कितना है बेटा? उत्तर प्रदेश का दैनिक तापांतर बताओ कितना है? उत्तर प्रदेश का दैनिक तापांतर है बेटा 14 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है साहब? 14 डिग्री सेंटीग्रेड उत्तर प्रदेश का दैनिक तापांतर है। तापांतर किसे कहेंगे? तापांतर का बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तापांतर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। माइनस क्या होगा बेटा? मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है साहब, मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। अच्छा, कौन सा ऐसा ग्रह है जिसका तापांतर सर्वाधिक है? बताओ जरा। बुध ग्रह। बुध ग्रह का सर्वाधिक तापांतर है। तो उत्तर प्रदेश का दैनिक तापांतर कितना हो गया बेटा? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैक्सिमम तापमान आपको पता चल गया 36 से 39। मिनिमम भी हमें पता होना चाहिए। मिनिमम होता है बेटा 21 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 23 डिग्री सेंटीग्रेड जो है उत्तर प्रदेश का मिनिमम टेम्परेचर है। मिनिमम क्या है साहब? टेम्परेचर है उत्तर प्रदेश का 21 डिग्री से 23 डिग्री तक। अगर सवाल आ जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म जिला कौन सा, सबसे ठंडा, हो सकता है आगे कोई सवाल हो भी, देख लेंगे उसको भी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने पर अगला सवाल ये याद हो गया ना, देखो याद करना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश का दैनिक तापांतर कितना बताएंगे? 14 डिग्री सेंटीग्रेड। मिनिमम तापमान कितना है? 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। मैक्सिमम कितना है? 36 से 39। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पर पड़ती है? बताओ बेटा। सर्वाधिक गर्मी पड़ेगी आगरा, और साथ मथुरा को मत भूलना। कभी भी आगरा और मथुरा का टूर बनाओ तो हमेशा सर्दियों में बनाना, बहुत सड़ी हुई गर्मी पड़ती है। और फतेहपुर सीकरी चले गए तो भूल करके भी मत जाना, पागल हो जाओगे पागल, क्योंकि वो बिल्कुल भरतपुर के नजदीक है। भरतपुर की पहाड़ियों से इतनी ज्यादा टेम्परेचर परावर्तित होकर के आता है कि आदमी दुखी हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बुध बता रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त चल रहा है सिस्टम हमारा। तो सबसे गर्म जिला कौन सा आ गया? आगरा और मथुरा। सबसे ठंडा बता दो। सबसे ठंडा कौन सा आ गया साहब आपका? सबसे ठंडा आ गया बरेली। सबसे ठंडा जिला कौन सा आ गया? बरेली जिला आ गया। और सबसे गर्म जो आ गया वो क्या आ गया साहब आपका? वो आ गया साहब आपका मथुरा। आगे बढ़ो। आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होगी? गोरखपुर में।
गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होगी और ये होगी 184.7 सेंटीमीटर। 184.7 सेंटीमीटर सबसे ज्यादा वर्षा होगी। और सबसे कम वर्षा जो होगी वो कहां पर होगी? मथुरा में। सबसे कम वर्षा जो होगी बेटा वो मथुरा में होगी, 54.4 सेंटीमीटर। 54.4 सेंटीमीटर क्या होगी? वो सबसे कम वर्षा होती है कहां पर साहब? आपका मथुरा में। इस बात को भी आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा वर्षा जो होगी गोरखपुर में और सबसे कम वर्षा जो होगी वो होगी मथुरा में। अब सबसे ज्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है ना, इसीलिए सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन भी कौन सा जिला करता है साहब? आपका वो करता है गोरखपुर। हाँ जी, योगी जी का जिला है गोरखपुर, ध्यान रखेंगे। वैसे योगी जी वहां के नहीं, उत्तराखंड के रहने वाले हैं, तो बस कर्म भूमि है उनकी वहां पर। चलो आगे बढ़ो, अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में मई और जून के महीने में, मई और जून के महीने में चलने वाली तीव्र हवाओं को, मई और जून के महीने में चलने वाली तीव्र हवाओं को क्या कहते हैं बेटा? लू कहते हैं। लू क्या है साहब? आपकी एक प्रकार की स्थानीय पवने हैं। ये स्थानीय पवने हैं और इन पवनों की एक विशेषता है, इन पवनों की एक विशेषता है, ये पवने जो होती हैं कैसी हैं साहब? आपकी शुष्क पवने हैं। शुष्क पवने किसे कहेंगे? ऐसी पवन जिसमें नमी की मात्रा ना के बराबर हो, तो वो शुष्क पवन की श्रेणी में आएगी। इनको शुष्क पवन कहा जाता है। नमी जो होती ना के बराबर होती है और गर्म तो होंगी, जब गर्मी के मौसम में चल रही है तो साहब आपका गर्म तो होंगे ही। उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में मुख्य तौर पर चलती है। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा आप लोगों को एक पॉइंट में समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए बेटा, भारत में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। लगभग 74% जो वर्षा है वो इसे दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। 1 जून को ये भारत में प्रवेश करता है। 1 जून को भारत के केरल राज्य में साहब आपका प्रवेश करता है। किस राज्य में प्रवेश करेगा बेटा? केरल राज्य में साहब आपका ये प्रवेश करेगा। अब ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये जब मानसून आगे की ओर आता है, आगे की ओर जब ये पहुंचता है तो आगे चल करके बेटा ये 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ता है साहब? आपका 2 भागों में बढ़ जाता है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक होता है साहब आपका बंगाल की खाड़ी, एक 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 को कहते हैं साहब आपका अरब सागर का मानसून। आगे जब ये बढ़ता है ना तो एक को कहा जाता है अरब सागर का मानसून, अरब सागर का मानसून। और दूसरे वाले को कहते हैं बेटा बंगाल की खाड़ी का मानसून। दूसरा वाला क्या कहलाता? बंगाल की खाड़ी का मानसून, बंगाल की खाड़ी का मानसून। ध्यान रखेंगे, बंगाल की खाड़ी का क्या कहलाता बेटा? ये मानसून कहलाता। सवाल आ जाए दक्षिण पश्चिम मानसून कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। एक अरब सागर का मानसून और दूसरा क्या गया बेटा? बंगाल की खाड़ी का मानसून। ठीक है बेटा, हल्की सी बात समझाने के लिए एक पेज में ऐड करता हूं और सारी बातें यहां से क्लियर हो जाएंगी। भारत की अगर बात की जाए
ले जाके रोटी से पीने को चाहिए। अभी हाँ भाई भाई कहानी क्या है, थोड़ी सी आवाज बार बार जा रही है, थोड़ा ये भी मजा है, ये जीवन का एक अलग ही आनंद है, तो ये भी एक आनंद है। तो कहानी क्या थी कि फेरेल के नियम का पालन करते हुए पवन जब उत्तरी गोलार्ध में पहुंचती हैं तो यहाँ से हवा बाष्पन की क्रिया होती, पानी ऊपर पहुंचता है और हवा के साथ टकराता तो मानसून बन जाता है। इसे अरब सागर का मानसून कहते हैं और इधर वाले को साथ बंगाल की खाड़ी का मानसून कहा जाता है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से ये ऊर्जा प्राप्त करता है। अगर नियम के अनुसार इस पवन को सीधे निकल जाना था, परंतु ये अराकान योमा से टकराती है और अराकान योमा से टकराने के कारण और अराकान योमा से टकराने के कारण इसकी जो दिशा है, ध्यान दो, इसकी जो दिशा है वो दिशा बेटा उत्तर की ओर यानी कि भारत की ओर हो जाती है। इस अराकान योमा से टक्कर के कारण ये जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है, ये मानसून बेटा उत्तर की ओर यानी कि उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने लगता है। जब ये मानसून उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ता है, उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ने के कारण से ये जाकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। लगभग 21 जून को मानसून जो है वो उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाता है। 21 जून को कहाँ पर प्रवेश करेगा बेटा? 21 जून को यूपी में प्रवेश करता है साहब आपका मानसून। उत्तर प्रदेश में 21 जून को प्रवेश करता है। अब चूंकि ये दिशा पूरब दिशा से पैदा हुई, हवा पूरब दिशा से पैदा हुई, इसलिए इन पवनों को पूर्वा पवन कहा जाता है। और जो पश्चिम दिशा से पैदा होगी तो इसको क्या कहा जाएगा बेटा? इसको पछुआ पवन कहा जाएगा। इधर से पछुआ पवन आएंगे, इधर से पूर्वा पवन आएंगे। अब गांव में तुमने सुना होगा कि जब गर्मी का मौसम होता है तो लोग बाग कहते हैं कि पछुआ हवा चल गई, अब वर्षा नहीं होगी। वो क्यों? क्योंकि पश्चिम दिशा से आने वाली हवा इस मानसून को धकेल देंगी। और जब कहते हैं कि पूर्वा हवा चल गई, अब वर्षा होगी, तो वो क्यों? क्योंकि पूरब से जो हवा है वो इस मानसून को तेजी से लेकर के आएंगी और उत्तर प्रदेश में वर्षा करवाएंगी। यहाँ पर जो ये क्षेत्र बनेगा इसे कहा जाता है बेटा पूर्वी मैदान। इस वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं बेटा? इस वाले क्षेत्र को कहा जाता है पूर्वी मैदान। क्या कहते हैं बेटा? पूर्वी मैदान। इसे कहा जाता है साहब आपका पूर्वी मैदान। ध्यान रखेंगे, पूर्वी मैदान। और इधर वाला क्षेत्र कौन सा आ गया साहब आपका? पश्चिमी मैदान। अब अगर सवाल आ जाए पेपर में कि जरा बताओ उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा, उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा है वो किस मैदान में होगी? तो पूर्वी मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होगी। और सबसे कम वर्षा कहां पर होगी बेटा? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा। यार तुम भी वही वाली बात कर रहे हो। नहीं क्या आ गया साहब आपका? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आ गया। तो अब सवाल आ जाए कि उत्तर प्रदेश में जो वर्षा है एक तो इसमें ये नहीं उल्टा कैसे लगा रखा। चलो शुरू करें हैं? आ रही आवाज? अब चलो भाई, रेडी स्टडी गो। ये बात, अरे कहाँ गया वो सवाल समझ में आ गया ना? तो यहाँ से जब पूर्वा हवा आएंगी तो इस मानसून को इधर बहा करके ले जाएंगी। तो गाँव में कहते हैं पूर्वा हवा चल गई, वर्षा होगी। पश्चिम आएगी तो इधर से बहा करके इधर ले आएंगे। अब सवाल आता है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होगी बेटा पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। सबसे कम वर्षा कहां पर होगी? पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। इधर पूरा पे तो पूर्वी मैदान आ गया, उधर पश्चिम में तो क्या होगा बेटा? पश्चिमी मैदान आएगा। तो सवाल क्या था? सवाल ये था, पीछे पहुंच जाए अपने सवाल पर। तो सवाल था कि इसे बंगाल की खाड़ी वाले मानसून को क्या कहा जाएगा बेटा? दक्षिण पश्चिम मानसून कहा जाएगा। इसकी दो शाखा, एक अरब सागर का मानसून, दूसरा क्या आ गया? बंगाल की खाड़ी का मानसून। इसकी दो शाखा हो गई बेटा। तो ध्यान रखेंगे, अगर सवाल आ जाए कि सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, हाँ भाई सभी लोग इधर ध्यान दो, सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होगी? अगर सर्वाधिक की बात करें बेटा तो सर्वाधिक वर्षा जो होगी बेटा वो वर्षा होगी साहब आपका पूर्वी मैदानी क्षेत्र में। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जो होगी वो सर्वाधिक वर्षा होगी। और सबसे कम अगर वर्षा पूछ ले, सबसे कम वर्षा अगर पूछ ले तो सबसे कम वर्षा जो होगी वो होगी बेटा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। पश्चिमी
मैदानी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होगी। जाओ लिख के ले लो, अगर पेपर में ना ये सवाल तो बेकार है पढ़ाना, बेकार है गैस करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक सवाल मानसून से आना चाहिए। सर्वाधिक वर्षा पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, सबसे कम वर्षा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में होगी। आगे बढ़ो, अब आ जाओ, अब बेसिक सवाल आ गए। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है बताओ बेटा? सहारनपुर। सबसे उत्तरी जिला कौन सा आ गया? सहारनपुर। अभी हमने देखा था। चलिए साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे बच्चे राइट जवाब देते चल रहे हैं। ठीक है साहब, मथुरा, मथुरा स्थान कहेंगे हम, सबसे कम वर्षा वाला स्थान। हम क्षेत्र पूछ रहे, क्षेत्र तो सबको पता है। अगला है, अच्छा 2 सवाल एक साथ आ गए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जिला कौन सा क्षेत्रफल वाला बेटा? लखीमपुर खीरी है। इसका क्षेत्रफल है 7680 किलोमीटर। और सबसे छोटा कौन सा हो गया बेटा? हापुड़ आ गया, और हापुड़ का क्षेत्रफल है 660 किलोमीटर। कुल जिले सबको पता है ना बेटा? उत्तर प्रदेश के जरा कुल जिले बताओ। उत्तर प्रदेश के कुल जिले कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कुल जिले 75 हैं। कितने साहब? 75 जिले। वैसे 76वें जिले की भी घोषणा हो चुकी है। 76वां जिला बनना है आमला, 76वां आमला जिला बनना है बेटा, मगर अभी 75 है। मंडल बताओ बेटा, कितने मंडल? मंडल हैं साहब आपके 18 मंडल हैं। 18 मंडल हैं साहब आपके, और 18 मंडल हो गए। और कुल जिले कितने आ गए? 75। इतने से काम चला लो, आगे बढ़ो। अगले सवाल पर यही आ गया, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि कहाँ पर स्थित है साहब आपका? सर्वाधिक नम भूमि किस जिले में स्थित होगी? ये होगी बेटा सोनभद्र में। सर्वाधिक नम्र भूमि कहाँ पर होगी बेटा? सबसे ज्यादा वेटलैंड यानी कि नम्र भूमि जो है सोनभद्र में है। और सबसे कम बताओ भाई, सबसे कम नम भूमि कहाँ पर है? सबसे कम नम भूमि जो है वो हाथरस में है। और हाथरस के साथ साथ क्या है बेटा? बागपत में सबसे कम नम भूमि है। नमी वाली जो भूमि है वो साहब हाथरस में सबसे कम। सर्वाधिक कहाँ पर है साहब आपका? सोनभद्र में है, ध्यान रखेंगे। अगले सवाल पर पूछो। अगला सवाल क्या है? उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियां सोनारकर और कैमूर किन जिलों में पड़ती है साहब आपका? मिर्जापुर और सोनभद्र में। मिर्जापुर और सोनभद्र में ये पहाड़ियां पड़ती हैं, ध्यान रखेंगे। जो सोनाकर पहाड़ी है इसका विस्तार तो बेटा सोनभद्र जिले में है, और कैमूर पहाड़ियों का विलय कहाँ पर है साहब आपका? मिर्जापुर में है। ये भी सवाल कई बार पेपर में आ चुका है कि बताइए कि कैमूर की पहाड़ियां किस जिले में फैली हुई है साहब आपका? मिर्जापुर में फैली हुई हैं, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश की कितनी सीमाएं? कितना भी बताओ भाई, उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं साहब? 11 जिले सीमा बनाते हैं। 11 जिलों की साहब सीमाएं हैं। सभी लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। एक और बात आपको समझनी है, अगर उत्तर प्रदेश की जलवायु देखी जाए तो बेटा, उत्तर प्रदेश की अगर जलवायु देखी जाए तो इस जलवायु को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। यूपी की जो जलवायु है वो है बेटा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उत्तर प्रदेश की भी यही है और भारत की भी यही है। उत्तर प्रदेश की हो गई उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु जो है वो उत्तर प्रदेश की जलवायु है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी सुपर मोस्ट इंपोर्टेंट